अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। याद है पिछले इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम में हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में बात की थी। जी बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं कि उसके बाद क्या सूरत हाल हो सकती है ईरान की तरफ से। आइए इसे समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से। हाँ, कुछ हालिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, और एक सनसनीखेज खबर सामने आई है इस सिलसिले में। जी, खबर ये है कि ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी दे दी है जी तो हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक समुद्री रास्ता है और इस फैसले के दुनिया भर में आप समझ लें गहरे असरात हो सकते हैं। एक छोटी सी गलती भी मतलब बड़ी तबाही ला सकती है। तो फिर आइए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या और इतना जरूरी क्यों है? कहाँ है ये जगह? पहले तो ये बताएं। देखिए, ये ना पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच एक पतली सी समुद्री पट्टी है, जैसे एक बॉटल की गर्दन होती है। अच्छा। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान का मुसंदम इलाका है। लोग अक्सर गलती से इसे यूएई समझ लेते हैं, लेकिन वो ओमान है। ओके, ओमान। और इसकी अहमियत वो इसलिए है क्योंकि दुनिया का लगभग आप कह ले 20 से 30% तेल मतलब ऑयल यहीं से गुजरता है। 20 से 30%? जी हाँ, और सिर्फ तेल नहीं, कतार जैसा बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर भी यहीं से अपना माल भेजता है। फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवैत, ये सब बड़े तेल बेचने वाले मुल्क हैं। हाँ, गल्फ के सारे बड़े प्लेयर्स। बिल्कुल, सब इस रास्ते पर डिपेंड करते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि इसका सबसे तंग हिस्सा वो सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स चौड़ा है। सिर्फ 21 माइल्स? ये तो बहुत ही कम है। एक चोक पॉइंट जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, एक चोक पॉइंट है ये। इतना अहम रास्ता। तो फिर ईरान अचानक ये कदम क्यों उठा रहा है? मतलब क्या वजह है इस फैसले के पीछे? ये तो बहुत बड़ा रिस्क भी है उनके लिए। हाँ, रिस्क तो है, लेकिन सबसे बड़ी वजह तो वो हाल ही में अमेरिका का ईरान पर किया गया हमला है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात कर रही हैं आप? जी, ईरान उसे अपनी रेड लाइन पार करना मान रहा है, मतलब वो हद जिसके आगे वो कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगा। खासकर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला और फिर वो खबरें कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनी को भी खतरा था। तो ये सब वजह बनी है। तो ये एक रिएक्शन है एक तरह से। बिल्कुल, और इससे ईरान शायद ये इशारा भी दे रहा है कि वो एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु हथियार न फैलाने का इंटरनेशनल समझौता, उससे निकल सकता है और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मतलब हथियार की शक्ल दे सकता है। साथ ही उनकी जो ताकतवर फौज है आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स, हाँ, आईआरजीसी और देश के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो भी एक सख्त जवाब चाहते हैं। वो दुनिया को ये भी दिखाना चाहते हैं कि इस रास्ते को खोलना या बंद करना वो उनका अपना हक है, उनकी सॉवरेनिटी है। समझ गया। लेकिन अगर ये रास्ता सच में बंद हो गया, खुदा ना खास्ता, तो इसका असर क्या होगा? मतलब कितना बड़ा मसला बन सकता है ये? सोचकर ही थोड़ा डर लगता है। मसला तो बहुत बड़ा बन सकता है। पहले तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक वेपनाइजेशन, मतलब इकोनॉमी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। इकोनॉमिक वेपनाइजेशन? हाँ, सोच के देखिए, हर साल लगभग $1 ट्रिलियन का तेल और गैस का बिजनेस इस रास्ते से होता है। $1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन? बहुत बड़ी रकम है ये। बहुत बड़ी। अगर ये रुक गया तो दुनिया भर में जबरदस्त महंगाई आ सकती है। तेल की कीमत हो सकता है 150, शायद $200 पर बैरल तक चली जाए। $200? इसका मतलब तो पेट्रोल, डीजल, सब कुछ बहुत महंगा हो जाएगा। सब कुछ। हर देश की इकोनॉमी पर, जीडीपी पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका इसे ईरान के लिए इकोनॉमिक सुइसाइड भी कह रहा है। क्योंकि इससे ईरान की अपनी कमाई भी जो रुकेगी। बिल्कुल, और दुनिया भर में अलग थलग हो जाने का खतरा भी बढ़ेगा। ये तो हुई इकोनॉमिक बात। दूसरा क्या खतरा है? दूसरा और शायद ज्यादा फौरी खतरा ये एक मिलिट्री फ्लैश पॉइंट बन सकता है, मतलब सीधे जंग का मैदान। जंग का मैदान? कैसे? देखिए, यूएस नेवी की 5th फ्लीट पास ही बहरीन में मौजूद है। हाँ, वहां उनका बेस है।
तो वहां अमेरिकन वॉरशिप्स और ईरान की IRGC के बीच मतलब सीधा टकराव हो सकता है। IRGC के पास तेज कश्तियां हैं, समुद्री सुरंगें हैं, ड्रोन्स हैं। वो इस्तेमाल कर सकते हैं इनको? हो सकता है ईरान अमेरिका या इजराइल से जुड़े तेल के टैंकर्स को निशाना बनाए। बहुत ही टेंशन वाला माहौल बन सकता है वहां। इस सब में एक हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस मामले में चाइना से मदद मांग रहा है। ऐसा क्यों? ये तो थोड़ा अजीब लगता है दोनों के रिश्ते देखते हुए। हाँ, अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसकी वजह है क्योंकि चाइना का ईरान पर काफी असर है। एक लेवरेज है उनके पास। लेवरेज मतलब दबाव बनाने की ताकत? हाँ, बिल्कुल। आज भी चाइना ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला मुल्क है, लगभग 1 मिलियन बैरल रोजाना। 1 मिलियन बैरल रोज? ये तो बहुत है। जी, और पिछले कुछ सालों में चाइना ने ईरान में भारी इन्वेस्टमेंट भी की है। करीब $400 बिलियन की बात होती है। $400 बिलियन? हाँ, और दोनों मुल्कों के बीच एक स्ट्रेटेजिक समझौता भी है, तो एक रिश्ता है वहां। ओके, तो अमेरिका ये सोच रहा है कि चाइना शायद ईरान को समझा सकता है। शायद। और दूसरी तरफ अमेरिका खुद भी इस पोटेंशियल जंग में और ज्यादा उलझना नहीं चाहता। और चाइना के अपने भी तो बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं इस रीजन में। उनको भी गल्फ से तेल चाहिए। अच्छा, तो उनके लिए भी ये रास्ता खुला रहना जरूरी है। बिल्कुल, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ये बंद हो। तो चाइना एक तरह से बीच में है, उसे अपने फायदे भी देखने हैं और ईरान से रिश्ते भी। अब आगे क्या लगता है, मतलब क्या मंजर बन सकता है? क्या ये तूफान थमेगा या और बढ़ेगा? देखिए, 2 ही रास्ते दिख रहे हैं मोटे तौर पर। हम्म। बेहतरीन सिनेरियो तो ये होगा कि डिप्लोमेसी काम कर जाए, चाइना बीच में पड़कर ईरान को समझा ले और मामला ठंडा हो जाए, यानी डी-एस्केलेशन हो। और तेल की कीमत ना बढ़े। हाँ, सबसे जरूरी। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता या चाइना की कोशिश नाकाम रहती है, तो फिर वो मिलिट्री क्लैश वाला खतरा बढ़ जाता है। फिर क्या हो सकता है? फिर अमेरिका अपने जहाज़ों को हिफाजत से निकालने की कोशिश करेगा। IRGC उन पर हमले कर सकती है। हो सकता है इसमें इजराइल भी कूद पड़े। माहौल बहुत बहुत गर्म हो सकता है। या अल्लाह, इस सब का आम लोगों पर, हम पर क्या असर पड़ेगा? और हिंदुस्तान के लिए इसके क्या मायने हैं? क्योंकि आखिर में बोझ तो आम आदमी पर ही आता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हिंदुस्तान अभी भी इस रास्ते से ठीक ठाक मिकदार में तेल मंगवाता है। हालांकि ये सही है कि हमने रशिया और दूसरी जगहों से अपनी खरीद बढ़ाई है, डाइवर्सिफाई किया है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन हुई है। लेकिन फिर भी अगर ये रास्ता बंद होता है या तेल की कीमत आसमान छूती है, $200 तक जाती है, तो भारत जैसे तरक्की कर रहे मुल्क पर बहुत बोझ बढ़ेगा। कैसे? सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, जिसका असर हर घर पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने तो कहा है कि हम तैयार हैं। हाँ, उन्होंने भरोसा जरूर दिलाया है कि हम तैयार हैं। हमने सप्लाई के सोर्सेज बढ़ाए हैं, रिजर्व भी रखा है। लेकिन देखिए, खतरा तो फिर भी बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट में अगर कीमत बढ़ेगी तो उसका असर तो आएगा ही। ये दूर की आग भी हमारे घरों तक गर्मी पहुंचा सकती है। सही कहा। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक मोड़ है। अब देखना ये है कि डिप्लोमेसी यानी बातचीत काम करती है या फिर हालात और बिगड़ते हैं। ये पूरी घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि दुनिया की इकोनॉमी कितनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कितनी नाजुक है। मतलब एक जगह की बेचैनी पूरी दुनिया को हिला सकती है। बिल्कुल। और ये हमें शायद ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हमारा जो मौजूदा ग्लोबल एनर्जी सिस्टम है वो वाकई मुस्तकबिल की ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करने के लिए काफ़ी है, या हमें कुछ बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। एक बड़ा सवाल है ये। वाकई एक बड़ा सवाल है। इस गहरी जानकारी और इस उम्दा तज्जिए के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इस मौजू पर रिसर्च की है हैदर हसन ने। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज।